हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। वेलकम टू ज्योत्सन आर्ट स्टूडियो। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मुग़ल स्कूल का ऐसे। ये बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे है। आपके राजस्थान स्कूल और मुग़ल स्कूल का ऐसे जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं लेकर आती हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिन्हें आप तैयार करने के बाद में आप 30 आउट ऑफ 30 गारंटी से आप ला सकते हो। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से याद करना है। मैं हमेशा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आ रही हूँ सबसे पहले स्टार्टिंग में, बाद में जो बाकी रह जाएगा वो बाद में उसकी वीडियोस बनाऊंगी। जो अभी बना रही हूँ लेटेस्ट वीडियो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नहीं छोड़ना है, इसी में से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आज जो मैं क्वेश्चन पढ़ाने जा रही हूँ ये है ऐसे द मुगल स्कूल ऑफ आर्ट्स का। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मैं आप आंसर की तरफ चलते हैं। हमें आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है। द मुगल स्कूल ऑफ आर्ट लिख देना है, फिर लिख देना पीरियड 15th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी AD। हमें यहाँ पर ही अपनी ये सेंचुरी लिख देनी होती है, जिससे क्या होता है हाफ मार्क्स हमें यहीं पर दे देता है एग्जामिनर। अब इंट्रोडक्शन, अभी हमेशा ध्यान रखना है ऐसे हो तो इंट्रोडक्शन से आपको स्टार्ट करना है और कंक्लूजन पर उसका लास्ट करना है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने से ये जो हेडिंग हम डालते हैं इससे क्या होता है, इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पर। वो देखेगा, वो कहेगा हाँ ऐसे इसका उसने बहुत अच्छे से समझाया है बच्चे ने। तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना होता है, इंट्रोडक्शन में हमें इसके बारे में लिखना होता है कि मुगल स्कूल क्या है। तो अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, आपको कितना लिखना है मुगल स्कूल का हिस्से में। इंट्रोडक्शन हेडिंग डालोगे आप, मुगल स्कूल ऑफ आर्ट वॉज नॉट ए न्यू स्टाइल इन इटसेल्फ। वो अपने आप में कोई एक नया स्टाइल नहीं था, बट इट वॉज द सेम इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट, लेकिन वो सेम था इंडियन आर्ट का जो था ना स्कूल, वो सेम था। विच वॉज वेल रिफाइंड एंड पॉलिश्ड बाय द पर्शियन आर्टिस्ट। जो रिफाइंड किया गया था, पॉलिश किया गया था किसके द्वारा, पर्शियन आर्टिस्ट के द्वारा। पर्शियन आर्टिस्ट कौन थे, जो बीजात वगैरह आए थे, अब आप आगे मैं आपको बताऊंगी। एक्चुअली मुगल स्कूल इज ए मिक्सचर ऑफ इंडियन आर्ट एंड पर्शियन आर्ट। अब देखो यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये कोई नया स्कूल नहीं था, इंडियन स्कूल था। तो इंडियन स्कूल है और इन्होंने कहा कि पर्शियन आर्टिस्ट ने इसको रिफाइंड किया था, पॉलिश किया था। तो क्या हो गया, इंडियन प्लस पर्शियन आर्ट आ गई इसमें। क्योंकि जब कोई मान लो कोई यूपी का है पर्सन, वो दिल्ली में जाकर वर्क कर रहा है, तो वो यूपी की बोली ही बोलेगा, वो एकदम से दिल्ली की बोली नहीं बोलने वाला। तो इस वजह से क्या होगा, उसका थोड़ा सा इफेक्ट यूपी वाला दिल्ली में आ जाएगा। वैसे ही इंडियन आर्ट थी वो, लेकिन जब पर्शियन आर्टिस्ट ने इस पर वर्क किया तो वो पर्शियन आर्ट प्लस हो गई इसमें। तो इंडियन आर्ट प्लस पर्शियन आर्ट मिलकर मुगल आर्ट बनी। अब इसका एक ग्राफ, मतलब एक मैं आपको यहाँ डायग्राम बनाकर दिखा दूँगी। अगर आप डायग्राम बनाओगे तो 4-5 लाइन भर जाएंगी और बल्कि और अट्रैक्टिव हो जाएगा आपका ऐसे। अब हमें ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन हमारा हो गया कि क्या है मुगल आर्ट। अब ओरिजिन में लिखना है इसकी उत्पत्ति, और डेवलपमेंट में लिखते हैं हम कैसे इसका विकास हुआ, मतलब कैसे ये चरम उत्कर्ष पर अपने पहुंची, किन किन फेज से होकर। तो यहाँ पर हमने ये हेडिंग डाल दी। अब स्टार्ट करेंगे। द ओरिजिन ऑफ मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग इज़ कंसिडर्ड टू बी ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग इन इंडिया। इंडिया में जो पेंटिंग है की हिस्ट्री है उसमें एक लैंडमार्क कहलाती है, मानी जाती है मुगल स्कूल की पेंटिंग्स जो है। ए न्यू कल्चर ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड अंडर द पैटर्नेज ऑफ द मुगल रूलर्स। ए न्यू कल्चर ऑफ पेंटिंग डेवलप हुई थी, नई कल्चर पेंटिंग का नया कल्चर डेवलप हुआ था अंडर द पैटर्नेज, संरक्षक किसके, मुगल रूलर्स के, जो किसकी थी, तैमूर डायनेस्टी की। यहाँ तक आपको कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर मैं आपके निशान भी लगवाऊंगी, इन्हें मार्क करते चलेगा अपनी बुक में। एंड इट रीच्ड, और वो पहुंची इट्स पीक, अपनी पीक पर ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी पर ही अपनी पीक पर पहुंच गई। आज मैं कुछ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से आवाज़ थोड़ी दबी हुई आएगी, तो स्टूडेंट्स समझ लीजिएगा। तैमूर गेव ड्यू रिगार्ड्स, तैमूर अपनी जो रिगार्ड देता था, सम्मान देता था, एंड इम्पोर्टेंस, महत्व देता था, टू द आर्टिस्ट इन हिज कोर्ट, अपने आर्टिस्ट को, जो उसकी कोर्ट में आर्टिस्ट थे उनको सम्मान और रिगार्ड देता, वो देता था, इम्पोर्टेंस देता था, महत्व देता था। बिजॉद वॉज द बेस्ट
आर्टिस्ट। बेहजाद जो था वो बेस्ट आर्टिस्ट था अमोंग ऑल द पेंटर्स ऑफ द टाइम। इस टाइम के पेंटर्स के बीच में वो जो था बेहजाद वो बेस्ट पेंटर कहलाया गया है। अब इसका नाम ज़रूर लिखना है आपको, इसका नाम भूलना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ही बेसिकली वॉज ए पर्शियन आर्टिस्ट, वो बेसिकली पर्शियन आर्टिस्ट था। अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, पर्शियन आर्टिस्ट बेहजाद की वजह से ही पर्शियन का इफेक्ट मिलता है मुगल स्कूल में। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर वेरी शॉर्ट में बनता है कि हु वॉज द राफेल ऑफ द ईस्ट, तो आपको वहाँ पर आंसर लिखना है बेहजाद, क्योंकि ही वॉज नोन एज द राफेल ऑफ द ईस्ट। राफेल मैं बता दूँ आपको, ईस्ट होता है पूर्व, मतलब जो इंडियन होते हैं उनको हम पूर्वी कहलाते हैं इंडियंस, और जो वेस्टर्न होते हैं वो वेस्ट, मतलब वो पश्चिमी सभ्यता वाले कहलाते हैं, अंग्रेज जो होते हैं। तो वहाँ पर जो था ना, एक राफेल नाम का एक आर्टिस्ट फेमस था। ऐसे ही यहाँ इंडिया में बेहजाद नाम का आर्टिस्ट फेमस था, तो इसको राफेल ऑफ द ईस्ट कह दिया है। जैसे बच्चा कोई बेटा अपने पापा पे जाता है तो क्या कह देते हैं, ये तो छोटा, मतलब छोटा वो है, छोटा तो उम्र है, या ये तो बिल्कुल अपने पापा की कॉपी है, वैसे ही ये ईस्ट का राफेल कहलाया। फिर यहाँ से स्टार्ट कर देना। बेहजाद बेसिकली बिलोंग टू तैमूर डायनेस्टी। बेहजाद जो था वो तैमूर डायनेस्टी से बिलोंग करता था। तैमूर डायनेस्टी वॉज द ओरिजिन ऑफ मुगल पीरियड। तैमूर डायनेस्टी जो थी वो मुगल पीरियड की उत्पत्ति कहलाती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है वेरी शॉर्ट, कि तैमूर डायनेस्टी जो थी वो मुगल पीरियड की उत्पत्ति, ओरिजिन था, तैमूर डायनेस्टी से स्टार्टिंग थी। आगे चलते हैं। बाबर वॉज फ्रॉम, अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, पैरा चेंज करना है। बाबर वॉज फ्रॉम तैमूर फैमिली। बाबर जो था वो तैमूर फैमिली का था। फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। इंडिया में जो मुगल शासक था उसका फाउंडर था। भी जो बाबर था वॉज नॉट ओनली ए ब्रेव सोल्जर, ब्रेव सोल्जर नहीं, एक सिंपल एक ब्रेव सोल्जर नहीं था, एंड एन एबल कमांडर, एक कमांडर नहीं था, बट ही ऑल्सो, लेकिन वो एक ग्रेट लाइकिंग फॉर पेंटिंग, वो पेंटिंग को लाइक करने वाला भी था। वो खाली एक ब्रेव सोल्जर नहीं था, बहादुर नहीं था, वो एक पेंटर लवर भी था। कौन? बाबर। बाबर वॉज मोस्टली इन द बैटल फील्ड्स। बाबर जो था वो मोस्टली बैटल फील्ड्स में रहता था। एंड डेड इन 1530 AD में, 1530 में वो डेथ हो गई थी उसकी। अब हमेशा ध्यान रखना, ये जो सेंचुरी है ये आपको याद करनी है। अगर ये सेंचुरी याद ना हो तो गलत मत लिख के आना, छोड़ आना, मतलब जगह नहीं छोड़नी है। हिज सन हुमायूं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हुमायूं, बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। हुमायूं का ये जो सन है, अगर आप याद कर सकते हो तो कर लीजिए, नहीं तो कोई ज़्यादा नीड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर याद ना रहे तो लिख कर मत आना, गलत छोड़ आना, और जगह खाली मत छोड़ के आना, वैसे ही छोड़ देना। स्पेंड 13 ईयर्स इन एग्जाइल इन ईरान। ईरान में उसने जो देश निकालने में 13 ईयर्स उसने बिताए थे। आफ्टर बीइंग पुश्ड आउट बाय शेर शाह सूरी फ्रॉम इंडिया। इंडिया से शेर शाह सूरी ने उसको पुश्ड आउट कर दिया था, मतलब देश निकालना दे दिया था, हरा कर। नेक्स्ट आ जाते हैं। हुमायूं वॉज ऑल्सो बिजी इन बैटल्स। हुमायूं भी बैटल्स फील्ड में बिजी रहता था, बट ही गॉट द पेंटिंग। लेकिन वो क्या करते थे, दास्तान अमीर हमजा की पेंटिंग बनी थी उनके उसके टाइम पर। ही हैड 2 फेमस आर्टिस्ट। उसके कोर्ट में 2 आर्टिस्ट थे हु केम फ्रॉम काबुल, जो काबुल से आए थे, नेमली मीर सैयद अली। मीर सैयद अली नाम से था, जिसको तबरेज की उपाधि मिली थी। तबरेज क्या होता है? जैसे पद्म श्री, पद्म विभूषण इसकी उपाधि होती है, वैसे ही तबरेज की उपाधि उस टाइम पे आर्टिस्ट के लिए थी, तो मीर सैयद अली को तबरेज की उपाधि दी गई थी। ख्वाजा अब्दुल समद, इसको सिराज की उपाधि मिली थी, तो इसको सिराज इसकी उपाधि थी। ये साथ में लिखना है क्योंकि इसको बोला जाता था सिराज ख्वाजा अब्दुल समद। फ्रॉम बेहजाद स्कूल ऑफ आर्ट, ये दोनों बेहजाद स्कूल से पढ़े थे। अब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, बेहजाद जो था वो बेस्ट आर्टिस्ट कहलाता है और पहला आर्टिस्ट है, वो सबसे मतलब सीनियर आर्टिस्ट रहा है। हुमायूं डेड इन 1555। हुमायूं 1555 और 56 में उसकी डेथ हो गई थी। आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली का जो आने वाला जो शासक था, जो राजा बनने वाला था, वो कौन था? एंड लेफ्ट हिज सन अकबर। अकबर था उसका बेटा, तो अकबर को ही मिलता ओनली चाइल्ड एज हिज सक्सेसर। अब उनका जो आने वाले जो वंश था,
वो अकबर ही था, तो अकबर को ही उस गद्दी पर बैठा दिया गया। अब ये अकबर कितनी साल का था जब अकबर गद्दी पर बैठा था? 13 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। एम्परर अकबर वॉज कीनली इंटरेस्टेड, कीनली होता है बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट रखते हैं, जो बिल्कुल क्रेजी होते हैं उस मामले में। कीनली वो अकबर किस में था इंटरेस्ट? उसका पेंटिंग में और आर्किटेक्चर में और स्कल्पचर में भी था। अकबर एक ऐसा आर्टिस्ट हुआ जिसके टाइम पर सभी कलाओं ने अपना विकास किया था, सभी कलाएं जो थी उस टाइम पर पूर्ण रूप से उभरी थी। आपने अभी ये भी सुना होगा कि अकबर के कोर्ट में नवरत्न रहते थे। नवरत्न 9 कलाओं के ज्ञाता थे। क्या करना है, ऐसे में हमें जो जो शासक रहे हैं मुगल के उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते जाना है, वो उसका ऐसे हो जाएगा। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में यही आएगा। ओरिजिन कहाँ से होता है? तैमूर डायनेस्टी से। तैमूर डायनेस्टी में वो भी बाबर से, उसके बाद में तैमूर और उसके बाद में अकबर। अकबर के बारे में यहाँ बताएंगे हम। अकबर एक महान ग्रेट स्ट्रेंथ और कैरेक्टर का इंसान था, ब्रॉड विजनर था, दूरदर्शी था। मुगल की जो पेंटिंग थी वो ऑर्गेनाइज करता था। उस टाइम पे जो पेंटिंग्स थी वो अपनी चरम उत्कर्ष पर पहुंची थी। उसके समय पर, अकबर के समय पर पेंटिंग्स जो थी वो चरम उत्कर्ष पर पहुंची थी। और जो इंडियन आर्टिस्ट थे उसकी कोर्ट में बहुत सारे जो इंडियन आर्टिस्ट थे वो ऑल ओवर इंडिया के से आए हुए आर्टिस्ट थे, इंडियन आर्टिस्ट, और उसकी कोर्ट में वो वर्क करते थे। वहाँ पर बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स बनी थी, बहुत सारे इलिस्ट्रेटेड वर्क बने थे उस टाइम पर। अब मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ मैन्युस्क्रिप्ट्स और इलिस्ट्रेटेड वर्क क्या होता है। इलिस्ट्रेटेड वर्क होता है मैन्युस्क्रिप्ट, जैसे कोई छोटी सी कोई पोइट्री की बुक हो। चलो हम अपनी रामायण को ले लेते हैं। रामायण है, रामायण के बीच में, रामायण एक हमारी एपिक है, रामायण एक हमारी बुक है, या गीता है, गीता हमारी कोई छोटी सी बुक बनती हुई आ रही है। अब गीता की छोटे छोटे बुक बनने लगी हैं, उसमें सारा गीता का सार होता है। तो उसमें क्या कुछ पिक्चर्स भी हम देखते हैं, कुछ पिक्चर्स भी हम देखते हैं उसमें। तो वो पिक्चर्स क्या कहलाती हैं? इलिस्ट्रेटेड वर्क कहलाती है, मैन्युस्क्रिप्ट्स का इलिस्ट्रेटेड वर्क। तो अब यहाँ पर आपको कोई यहाँ पर 5 जो थे आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स और इलिस्ट्रेटेड जो थी वो 5 नेम याद करने हैं। कोई भी 5 नेम यहाँ भी याद कर लेना। एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप नाम याद रखो उसके आगे दा लगाना है आपको ज़रूर, द रज़मा नामा। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो आगे मैं समझा रही हूँ ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब बुक्स है इनको याद करना है। महाभारत का उर्दू अनुवाद था जिसको रज़मा नाम से उसने बनवाया था। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते रामायण। अब रामायण का रामायण का भी उन्होंने पर्शियन और उसमें पेंटेड की थी, ट्रांसलेट किया था पर्शियन में और पेंटेड की थी रामायण। अब एक और आती है अनवर सुनहली। अनवर सुनहली ये फैबुलस बुक है। ये आपकी पंचतंत्र की कहानियाँ अगर आपने सुनी होंगी तो उसका अनुवाद किया गया है अनवर सुनहली में। इसका शॉर्ट क्वेश्चन बनते जो मैं आपको 3 बुक्स ये समझा रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन इसके बनते हैं। तो ये 3 बुक तो बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, बाकी इनमें से कोई भी 2 और नाम याद कर लेना। तैमूरनामा, बाबरनामा, ये द आइन अकबरी। द आइन अकबरी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, इसको याद कर लेना क्योंकि इसमें इसके बारे में यहाँ पर हमें बताना है। अब यहाँ कोई भी 5 नाम हमने याद करे वो लिखिए ऐसे में। अब लिखेंगे नेक्स्ट पैरा से अकॉर्डिंग टू द आइन अकबरी। अब आइन अकबरी के अकॉर्डिंग के अनुसार अबुल फजल की थी आइन अकबरी। आइन अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि आइन अकबरी का राइटर कौन था? अबुल फजल। और अबुल फजल ने कौन सी बुक लिखी थी? आइन अकबरी। 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपके लर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसी पीरियड में अबाउट 1400 इवेंट्स इसमें पेंटेड है आइन अकबरी में। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर फिर बनता है कि कौन सी ऐसी बुक है जिसमें 1400 इवेंट्स पेंट किए गए हैं? वो है आइन अकबरी अबुल फजल की। अब आउट ऑफ विच फ्यू आर अवेलेबल नाउ, लेकिन उनमें से कुछ अब अवेलेबल हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर फिर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर ही इसी पैरे में आपके कम से कम 5-6 क्वेश्चन तैयार होने हैं, वेरी शॉर्ट। अकबर ने कौन सा धर्म स्टार्ट किया था? अकबर ने स्टार्ट किया था दीन-ए इलाही। दीन-ए इलाही नाम का एक धर्म अकबर ने चलाया था जिसका उद्देश्य था कॉम्प्रोमाइज़ करना और सुलह कुल करना। मतलब वो लड़ता नहीं था किसी से, वो सुलह कर लेता था। अकबर के टाइम पे बहुत कम लड़ाइयाँ हुई हैं और उसने क्या किया है, सुलह कॉम्प्रोमाइज़ करा लिया है। तो उसके ये जो धर्म अपना लेता था तो वो दीन-ए इलाही, मतलब सबका मालिक एक, मतलब वो
उस टाइप से वो दीन इलाही का धर्म चला था। इस धर्म के अकॉर्डिंग वो पॉपुलर हो गया था छोटे से टाइम में ही, बिकॉज ऑफ, क्योंकि अगर कोई सुलह कर लेता था तो वो अकबर जो था उसको उसका राजा दे देता था, मारता नहीं था, तो इसलिए वो सब उसके एक तरीके से गुलाम बन जाते थे और वो सुलह भी मानी जाती थी, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता था, तो वो ग्रेटनेस में आ गया था अपनी। और अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर अब आ जाएगा अकबर की कोर्ट के कोई भी 5 आर्टिस्ट के नाम। मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद, बेहज़ाद, ये तीन नाम आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है बसावन, दसवंत, ये नाम बहुत अच्छे से याद कर लेना, दसवंत और बसावन। अब दसवंत के बारे में आपको मैं कुछ बता दूं। दसवंत एक ऐसा आर्टिस्ट था जिसने आत्महत्या की थी, सुसाइड किया था इसने, तो ये आपको नाम लर्न हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपसे कहूँगी कि मिस्किन का नाम याद मत करना और मंसूर का नाम याद मत करना। क्यों? क्योंकि मिस्किन और आपको मंसूर की तरह लगेगा, और मंसूर जो था सेम नाम का जो आर्टिस्ट था वो जहांगीर कोर्ट में भी आपको लिखना होगा, इसलिए जो नाम आप याद करो वो मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद, बेहज़ाद और बसावन, दसवंत, बसावन, ये नाम आप याद कर सकते हो। अब ऐसे ही अब अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर। जहांगीर को ही सलीम कहा जाता था। अब वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ आर्ट एंड नेचर। अब ये तो कंफर्म ही है कि अगर पिताजी को पसंद है कोई आर्ट या कोई पोइट्री वगैरह, तो वो नेचुरल है कि वो किसी न किसी अपने बच्चे में ज़रूर आती है वो चीज़ें। तो ऐसे ही अकबर को तो सारी कलाएं पसंद थी। अब यहाँ पर जहांगीर को कौन सी कला पसंद आई? जहांगीर सबसे ज़्यादा प्यार करता था पेंटिंग्स से, नेचर से। अब जहांगीर लवर था इनका आर्ट और नेचर का। अब तो जहांगीर के टाइम पर मुग़ल मिनिएचर जो थी वो अपनी हाई लेवल की एक्सीलेंस की पीरियड माना जाता है। पेंटिंग का, मिनिएचर का, पेंटिंग का जो एक्सीलेंस वाला पीरियड माना जाता है वो जहांगीर के टाइम का माना जाता है। और अगर कला का उत्कर्ष पूछा जाए तो वो अकबर के टाइम का माना जाता है, क्योंकि कला में 5 कलाएँ आ जाती है, वो अकबर के टाइम पर फेमस हुई थी। और अगर पेंटिंग का पूछा जाए तो जहांगीर के टाइम पर वो एक्सीलेंस पीरियड माना जाता है। जहांगीर जो था वो अपने पेंटर्स को उत्साहित करता था, और उसके टाइम पर बहुत सारी जो पेंटिंग्स बनी है वो बर्ड से रिलेटेड बनी है, फ्लावर से रिलेटेड बनी है, एनिमल से रिलेटेड बनी है। क्यों? क्योंकि वो नेचर लवर था। नहीं चलते हैं पोर्ट्रेट पेंटिंग बिकम। अब उस टाइम पर पोर्ट्रेट भी बने थे। बस इतना ही कर लेना है इस टाइम तक। उसके बाद में आप कोई भी 5 आर्टिस्ट आप जहांगीर के टाइम के लिख देना है। उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, दौलत रिज़ा, भीम, इनायत, इनमें से कोई भी 5 आप, बिसंदास, कोई भी 5 आप लिख देना। एक को शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, पोर्ट्रेट पेंटर, फेमस पोर्ट्रेट पेंटर कौन था जहांगीर के टाइम का? तो आप लिखोगे बिसंदास। क्लियर? बस अब हमें जहांगीर के बारे में उतना ही बताना है जितना हमने यहाँ बता चुके हैं। उसके बाद में उसके 5 आर्टिस्ट के नेम आ जाएंगे। उसके बाद में ये जो पैरा है, इसमें मैंने जो आपको पहले इसमें बताया था वही इस पैरे में भी ये दिखाया गया है। इसमें इस पैराग्राफ में देखो वही है। अनवर सुनैली फेबल बुक है, स्टोरी है, उसमें मॉरल लेसन है, और बर्ड एनिमल्स को पसंद करता था, ये सब बताया हुआ है दोबारा से। और ये मिनिएचर जो कलेक्शन है ये नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में इस टाइम है। अब नेक्स्ट पैरे को ले लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर। अब जहांगीर के बाद में कौन आया था? शाहजहाँ था, जहांगीर का बेटा। अब आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर, जहांगीर के बाद कौन था? शाहजहाँ। शाहजहाँ बना था मुगल एम्पायर का। 1628 अगर याद कर सको तो करना, नहीं तो मत करना, कोई नीड नहीं है ज़्यादा। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सन लिखनी ही लिखनी है। ही डिडंट पैट्रोनाइज पेंटिंग लाइक हिज फादर। लेकिन वो अपने फादर के जैसे पेंटिंग को मतलब संरक्षक नहीं रख पाया, नहीं बन पाया, संरक्षण नहीं कर पाया उसका पेंटिंग को। वो किस में इंटरेस्टेड था? आर्किटेक्चर में। ही वॉज ए लवर ऑफ आर्किटेक्चर। वो आर्किटेक्चर का लवर था, उसके आर्किटेक्चर पसंद थे। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए उसके टाइम पर कितने सारे मस्जिद और किले वगैरह बने हैं, जैसे, है ना। तो ये किसके टाइम के थे? शाहजहाँ के। शाहजहाँ के टाइम के थे ये। ताजमहल, रेड फोर्ट आगरा का, और ये जामा मस्जिद, ये उसी के टाइम की है। तो ये सब द आर्ट ऑफ पेंटिंग
सॉ ए डाउनफॉल। अब यहाँ पर डाउनफॉल हो गया था किसका? पेंटिंग का। पेंटिंग खत्म हो गई थी शाहजहाँ के टाइम पर आकर, इन द टाइम ऑफ शाहजहाँ के टाइम पर आकर पेंटिंग का डाउनफॉल हो जाता है। द आर्ट ऑफ पेंटिंग शॉप देखी जाता है, पेंटिंग जो थी उनका डाउनफॉल देखा जाता है शाहजहाँ के टाइम पर। इसने करने के बाद नेक्स्ट पर आ जाएगा औरंगजेब जो था एक कट्टर इसका मतलब होता है कट्टर मुस्लिम रूलर रहा था औरंगजेब। अब औरंगजेब इतना कट्टर था कि ना तो उसको पेंटिंग बनाना पसंद थी ना म्यूज़िक पसंद था, तो बहुत ज़्यादा उसको एक तरीके से दुश्मन बन गया था पेंटिंग और म्यूज़िक का, तो उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया था। कुछ जो आर्टिस्ट थे, मोस्टली आर्टिस्ट जो थे वो हिल एरियाज़ में जाकर सेटल हो गए थे, और उस पर अब इसी वजह से दक्कन पहाड़ी इन जगहों के जो था स्टार्टिंग हुई थी आर्ट की। तो अब औरंगजेब के टाइम पर तो पेंटिंग ख़त्म हो गई थी, लेकिन बहादुर शाह जफ़र के टाइम पर क्या हुआ था, मुग़ल पेंटिंग जो थी वो दोबारा से स्टेबल होना शुरू हुआ था। दोबारा से बहादुर शाह जफ़र ने स्टार्ट करा था। बहादुर शाह जफ़र कौन था? औरंगजेब का बेटा था। औरंगजेब के निगलेक्ट करने के बाद भी वो स्टार्ट की उसने पेंटिंग्स, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे अब ये क्वालिटी अपनी जो थी इम्प्रूवमेंट में शो होने लगी फिर से, और मुग़ल जो पेंटिंग्स थी वो स्टार्ट हो गई। यद्यपि वो दोबारा से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जो पेंटिंग्स थी वो लाइफलेस हो गई थी। अब आप यहाँ तक कर सकते। अब यहाँ पर हम कंक्लूजन हेडिंग लिख सकते हैं, कंक्लूजन यहाँ पर आएगा। यहाँ पर 18th सेंचुरी के अर्ली स्टार्टिंग में मुग़ल आर्ट जो थी, मुग़ल मिनिएचर आर्ट, ये ख़त्म होने को आ जाती है। अब यहाँ पर हम कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन में हम लिखते हैं निष्कर्ष की, मतलब टोटल निष्कर्ष क्या निकला इस ऐसे का। तो सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं कि मुग़ल आर्ट जो थी ऑर्गेनाइज्ड हुई थी मुग़ल्स के साथ और डेवलप हुई थी मुग़ल के साथ, और एंड भी मुग़ल के साथ ही हो गई थी। मतलब ये एक ऐसा स्कूल था जो मुग़ल के साथ ही शुरू हुआ, मुग़ल के साथ ही डेवलप हुआ और मुग़ल के साथ ही ये ख़त्म हो जाता है। ये करने के बाद में अब ये वाला आपको डायग्राम ज़रूर बनाना है। अगर आपको ये सेंचुरी याद नहीं रहती, सन याद नहीं रहती, तो मत लिखना, लेकिन गोल्डन पीरियड, पीक मुग़ल आर्ट, ये ज़रूर लिखना है, इससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफ़र, ये एक साइकिल आपको याद करना है, क्योंकि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का सलीम, जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, खुर्रम इसका नाम था निकनेम, फिर शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफ़र, और यहाँ पर आ जाता है डिक्लाइन ऑफ मुग़ल आर्ट। आपको यहाँ पर मैंने 2 डायग्राम बताएं। अब हमें 2 डायग्राम बनाने, एक आता हमें लिखना है इंडियन आर्ट प्लस पर्शियन आर्ट, फिर इसको बराबर मुग़ल आर्ट। ये इसको हमने डायग्राम में कन्वर्ट किया है और यहाँ हमें प्रॉपर डायग्राम मिला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे टाइम से स्टूडेंट तक ये एग्ज़ाम तक पहुँच जाए और वो अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सके। और अभी भी कुछ अगर आपको मुग़ल स्कूल से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उस पर वीडियो जल्दी ही बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फिर से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।